प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईपीएस प्रशिक्षुओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संवाद। कहा, बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का किया है प्रयास। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए चला रहा है टीकाकरण अभियान। देश में टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 46,15,18,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय, लेकिन यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आज दोपहर बाद किए जाएंगे घोषित। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस प्रशिक्षुओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है। इस साल की 15 अगस्त की तारीख अपने साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ लेकर के आ रही है। बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है। युवाओं को देख रहा हूं जो अगले 25 वर्ष तक भारत में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहभागी होंगे। ये बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए अब एक नई शुरुआत, एक नए संकल्प के इरादे के साथ आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च का जिक्र करते हुए कहा कि नमक सत्याग्रह के साथ महात्मा गांधी ने 1930 में ब्रिटिश राज की नींव हिलाने की बात कही थी। उन्होंने लोगों के एक छोटे समूह के साथ साबरमती से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। मैं आपको 1930 की दांडी यात्रा की याद दिलाना चाहता हूं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दम पर अंग्रेजी शासन की नींव हिला देने की बात कही थी। एक छोटे से जत्थे को साथ लेकर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकल पड़े थे। एक एक दिन बीतता गया और जो लोग जहां थे वो नमक सत्याग्रह से जुड़ते चले गए। 1930 से 1947 के बीच देश में जो ज्वार उठा, जिस तरह देश का युवा आगे बढ़कर आए, एक लक्ष्य के लिए एकजुट होकर पूरी युवा पीढ़ी जुट गई। आज यही मनोभाव आपके भीतर भी अपेक्षित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान नक्सलवाद का दायरा घटा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए प्रशिक्षित अधिकारी परिस्थितियों को और बेहतर करेंगे। बीते सालों में बहुत परिश्रम करके माओवादी हिंसा को हम सीमित कर रहे हैं। आज जनजातीय क्षेत्रों में विकास और विश्वास के नए सेतु बनाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप जैसी युवा लीडरशिप इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने युवा पुलिस अफसरों से कहा कि उन्हें आर्थिक धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए साइबर सुरक्षा की दिशा में नई पहल और तकनीक लानी होगी। साइबर सिक्योरिटी को लेकर नए प्रयोगों, नए रिसर्च और नए तौर तरीकों को
आपको डेवलप भी करना होगा और उनको अप्लाई भी करना होगा। साथियों, देश के संविधान ने, देश के लोकतंत्र ने जो भी अधिकार देशवासियों को दिए हैं, जिन कर्तव्यों को निभाने की अपेक्षा की है, उनको सुनिश्चित करने में आपकी भूमिका अहम है और इसलिए आपसे अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के दौरान पुलिसकर्मियों के साहस और बलिदान को याद करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे पुलिसकर्मियों ने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे पुलिसकर्मियों ने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इस प्रयास में कई पुलिसकर्मियों को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी है। मैं इन सभी जवानों को, पुलिस साथियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और देश की तरफ से उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। और इधर उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को योगी सरकार ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत पत्रकारों के परिवारजन को सहायता राशि का चेक प्रदान किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि कोरोना के सामने दुनिया भर की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हुई हैं। हर तबका कोविड से प्रभावित हुआ है। सबके पास अपने अपने सुरक्षा कवच हैं, लेकिन मीडिया से जुड़े लोगों को समाचार एकत्र करने के लिए लगातार आवागमन करना पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर बताया कि कैसे उनकी सरकार ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में प्रवासी कामगारों, मजदूरों और दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए छात्रों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया। लोकतंत्र का जो एक सजग प्रहरी के रूप में मीडिया जगत से जुड़े हुए जो बंधुगण कार्य कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। न पीपी किट है, बहुत सारी जगह ग्लव्स भी नहीं है, मास्क का भी कभी कभी अभाव देखने को मिलता है। हर एक घटना या हर एक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद सैनिटाइजर मिलेगा ही, इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। क्या वैक्सीनेशन का स्पेशल बूथ मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं के लिए स्थापित हो सकते हैं? और मैंने कहा आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और हम लोग चाहेंगे कि नोएडा, लखनऊ में 2 बूथ प्रारंभ हो तो अच्छा रहेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 25,000 के आसपास लोगों को वैक्सीन इन दोनों बूथों पर उपलब्ध करवाने में, केवल इन 2 बूथों पर, बाकी तो बाद में हर जनपद में हम लोगों ने प्रारंभ किया, लेकिन प्रारंभ में चले हुए इन 2 बूथ से जो सहायता वहां पर प्रारंभ मिली। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि कोविशील्ड का जो वैक्सीन था, अमूमन उसमें माना जाता था कि 10 लोगों को वैक्सीन लगेगा, लेकिन उसमें क्षमता क्या होती थी? 11 लोगों की वैक्सीन देने की क्षमता होती थी। फिर सूचना भवन में गया और जहां पर मीडिया के लिए स्पेशल बूथ बना हुआ था, तो मैंने वहां पूछा, मैंने कहा कितने लोगों को वैक्सीन लग रहा है? तो मुझे बताया गया कि एक वायल में हम 11 लोगों को वैक्सीन यहां पर दे रहे हैं। यानी मीडिया ने ही वहां पर भी रास्ता दिखाया कि जो प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि वास्तव में 11 लोगों का वैक्सीन है तो 11 लोगों को लगे। एक जो हम अभी भी उसको वेस्ट कर देते थे, वह भी वेस्ट न हो, और यह हमें यहां देखने को मिला था। इन सबके बीच देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में 41,649 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 37,291 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.37% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 4,08,920 है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2.42% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34% है, जो 5% से कम पर बना हुआ है। देश भर में अब तक कुल 46 करोड़ 64 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है।
आप जानते हैं भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 46,15,18,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 52,99,036 टीके लगाए गए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में ओबीसी को 27% एवं आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग लंबे अरसे से चली आ रही थी, लेकिन यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। इस काम को नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कांग्रेस ने 1950 से लेकर 1977 तक, जब वो 74 तक वो पूरे देश के शासन में रहे और उसके बाद भी पिछड़ा वर्ग आयोग को, चाहे काका कालेलकर की रिपोर्ट हो चाहे मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, उसको लागू नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी आर्थिक रूप से सामान्य समाज वर्ग के जो लोग हैं उनको समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए भी किसी प्रकार की नीति को लागू नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के जंगली इलाके में सुबह सुबह हुए एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ का सटीक स्थान नामीबिया और मार्शल सामान्य क्षेत्र डचग्राम के बीच है। 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। सेना और पुलिस का तलाशी अभियान अभी जारी है। और यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं कक्षा के शैक्षणिक सत्र 2020-21 का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की विज्ञप्ति के अनुसार यह परीक्षा परिणाम अपराह्न 3:30 बजे घोषित किया जाएगा, जिसको upmsp.edu.in और upresult.nic.in पर देखा जा सकेगा। इस साल राज्य में कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 56,03,813 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 29,94,312 कक्षा 12वीं के छात्र हैं और 26,09,501 कक्षा 10वीं के छात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार के लिए गए ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% और कमजोर आय वर्ग ईडब्ल्यूएस के छात्रों को 10% आरक्षण दिए जाने के निर्णय का जनपद कानपुर नगर में मेडिकल छात्रों सहित नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने स्वागत किया है। मुझे यह पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब और पिछड़ों को पीजी एग्जामिनेशन में रिजर्वेशन देने का काम किया है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इससे गरीब और पिछड़ों को बहुत फ़ायदा होगा तथा उनके सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी, जिससे वो आगे अपने फ्यूचर में अच्छा कर सकेंगे। मेरा नाम हीरामणि सैनी है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ओमेगा करियर इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो ओबीसी का आरक्षण लागू किया है। इससे गरीब बच्चों को बहुत मदद मिलेगी और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भी आगे बढ़ सकेंगे। जो मोदी जी ने ओबीसी और असहाय बच्चों के लिए जो सुविधा प्राप्त कराई है वो उनके लिए बहुत सहायक है एंड उनसे बहुत मदद मिल रही है। उनको बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्वेशन किया है, इससे नीट में गरीब बच्चे भी और असहाय बच्चे मतलब अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं और मतलब जो पीछे रह जाते थे हमेशा वो आगे निकल पाएंगे। अब तो मैं मतलब प्राइम मिनिस्टर जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। ये जो मोदी जी लेके आए हैं, जो बच्चे नहीं अभी तक नीट कर पा रहे थे या नहीं नीट क्रॉस कर पा रहे थे क्योंकि उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा नहीं उसमें अवेलेबल थे कि वो इतना उन लोगों को कंफर्टेबल प्रोवाइड जोन करा सकें या वो उनको इतना एफोर्ड कर सकें,
सो ये मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है जो ये लेके आए हैं कैटेगरीज़ के लिए, ओबीसी के लिए 27% या 10% जो भी लेके आए हैं, इससे उन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी जिससे कि वो आगे बढ़ सकें और हम जैसे लोगों को भी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ सीखने को उनसे मिली है कि मोदी जी इज़ हेल्पिंग अदर्स। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज प्रयागराज के फूलपुर सीएससी में बने नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना जैसी विपदा में आवश्यकता पड़ने वाली जीवनदायिनी ऑक्सीजन ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये वरदान साबित होगी। इससे ग्रामीण अंचल में चिकित्सा सुविधा में बेहतरी आएगी। जब कोरोना महामारी फैली तो उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी का मुकाबला करते हुए पहली लहर को हराया और दूसरी लहर का डटकर सामना करते हुए अब उससे बाहर आ चुका है और आने वाली संभावित तीसरी लहर के लिए भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कि हम लोगों के पास बेड्स जो है वो उपलब्ध होने चाहिए। तो 1,80,000 बेड है पूरे कोरोना के लिए। साथ ही साथ पीकू बेड्स बन रहे हैं जो कि पेडियाट्रिक आईसीयू बच्चों के लिए होते हैं विशेष रूप से। 6,500 पे वेंटिलेटर लग चुके हैं और भी लगते जा रहे हैं। जहां पे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग है, नर्सेस की है, उसके लिए भी एक अभियान चलाते हुए इसको भी किया जा रहा है। और जितने भी डॉक्टर्स हैं सबको एक प्रकार से बच्चों के बीमारी से संबंधित जो कि आ सकती है, कहीं आती है, तो उसके लिए भी उनको ट्रेन किया जा रहा है, नर्सेस को किया जा रहा है। तो व्यापक रूप में इसको पूरा करते हुए प्रचार प्रसार के साथ हम लोग कोरोना 3 के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। आज अमर शहीद ऊधम सिंह जी का 81वां शहादत पर्व प्रयागराज के शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में शहीद आजम भगत सिंह स्मारक समिति व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मनाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा 21 गन शॉट फायर कर सम्मान गार्ड द्वारा सलामी दी गई। इस मौके पर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रभक्त ध्वनि बजाकर सम्मान प्रकट किया गया। इस मौके पर एडीएम सिटी अशोक कनौजिया ने शहीद ऊधम सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सलामी दी। आज शहीद ऊधम सिंह जी की शहादत दिवस पर चंद्रशेखर आजाद पार्क में सभी संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा और पुलिस बैंड के द्वारा उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए गए हैं और यही छोटा सा कार्यक्रम हमने आज ऑर्गेनाइज किया गया था। आप देख रहे होंगे कि चौरी चौरा कांड के साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव भी स्टार्ट किया गया था और जगह जगह पर जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं सभी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज के प्लान किए थे, सब कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और इसी कड़ी में सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उनको सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि दी जा रही है। फिरोजाबाद में अधिवक्ता परिषद का 29वां स्थापना दिवस मनाया गया। फिरोजाबाद प्रभारी जिला जज महेश नौटियाल ने स्थापना को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में पुरानी संस्कृति को भूलकर बड़ों का आदर सम्मान करना भूल गए हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं से कहा कि वादकारी के आने पर कोई कार्रवाई करने से पूर्व उन्हें समझकर समझौता कराने का प्रयास करें। उन्होंने मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा समाज के टूटने से देश टूटेगा। अधिवक्ता परिषद के प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्रिपाठी ने कहा कि पहली बार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 254 करोड़ धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि के खाते में दी है, जिसे समान अनुपात में सभी जिलों को भेजा गया है। अधिवक्ता मृतक आश्रित 500 से अधिक लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं। अधिवक्ता परिषद का जो ध्येय वाक्य है न्यायमय धर्म, माय रिलीजन इज जस्टिस, और न्याय को सुलभ कराना तभी संभव हो पाएगा जब अधिवक्ता बंधुओं की विधिक जानकारी होगी और समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी न्याय सुलभ हो सकेगा। तो जो निर्बल, दुर्बल और निर्धन लोग हैं उनके लिए भी हम न्याय केंद्र के माध्यम से न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। इसके लिए अधिवक्ता परिषद पूरे देश भर में लगभग हर जिले में विधिक कार्यशालाओं का आयोजन निरंतर करता है। न्यायिक अधिकारियों की जो परीक्षाएं होती हैं, अभियोजन अधिकारियों की जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें तैयारी करने वाले अधिवक्ताओं के लिए भी अधिवक्ता परिषद पूरे देश के लगभग हर जिले में कार्यशालाओं का आयोजन करता है, जिससे कि बेहतर अधिवक्ता और बेहतर न्यायिक अधिकारी
समाज को प्राप्त हो, समाज को बेहतर न्याय मिल सके। एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से सस्ते गल्ले राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत देश के लोग किसी भी राज्य में अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। कोविड-19 में लॉकडाउन की वजह से देश के लोग रोजी रोटी की तलाश में अन्य प्रदेशों में गए। साथ ही जो लोग अपने राज्यों और जिलों से दूसरे राज्यों और जिलों में रोजगार कर रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा इस योजना का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई ये योजना जरूरतमंद लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। मेरठ के जिला पूर्ति अधिकारी राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मेरठ जिले में अन्य प्रदेश व अन्य जिलों के लोगों को सस्ते गल्ले की दुकान से लगातार राशन वितरित किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड जो अभी योजना शुरू हुई है, इसके अंतर्गत कोई भी कार्ड धारक देश के किसी भी कोने, किसी भी राज्य का रहने वाला हो, किसी भी राशन की दुकान से वो अपना खाद्यान्न जो उसकी निर्धारित मात्रा है उसमें प्राप्त कर सकता है। अगर हमारे यहाँ कोई भी आता है, चाहे तमिलनाडु का हो या कश्मीर का हो, अगर वो कार्ड धारक बोनाफाइड कार्ड धारक है तो हमारे किसी भी राशन की दुकान पर ई-पोस्ट मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर वो खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। जो हमारी देय मात्रा है उसी मात्रा और मूल्य पर उसे खाद्यान्न दे दिया जाता है। अगर अभी जैसे निःशुल्क वितरण हो रहा है तो उसे भी निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। बिहार का रहने वाला हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मैं इस समय उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, ये मेरठ जिला। वन नेशनल कार्ड राशन के निःशुल्क राशन उठा रहे हैं, इसीलिए मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम नन्हे खान है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। वहाँ का राशन कार्ड से मेरे को मेरठ में अब आ गया हूँ, मेरठ में ही राशन मिल रहा है और मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम बबीता और मैं मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी। फिलहाल अब मैं मेरठ में रह रही हूँ और मेरठ में ही मुझे मुजफ्फरनगर के राशन कार्ड पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मुझे उसी कार्डों पर राशन दे रहे हैं। परिवार में हम 6 लोग हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसी कड़ी में मथुरा में एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत मथुरा जिले में दूसरे जिले के रहने वाले प्रत्येक राशन कार्ड धारक को राशन मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान प्रवासी लोगों के लिए ये योजना काफी लाभकारी सिद्ध हो रही है। इस योजना के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से पीडीएस राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा ने बताया कि मथुरा जनपद में कुल कार्ड धारक 4,70,950 हैं। इनकी कुल यूनिट 18,98,844 है। जनपद भर में उचित दर की दुकानों पर 100% खाद्यान्न वितरण किया गया है। विशेष तौर पर सस्ते गल्ले की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फर्रुखाबाद के रहने वाले लाभार्थी रूप किशोर ने बताया कि मैं मथुरा का जॉब करता हूं, मेरा राशन कार्ड फर्रुखाबाद में बना है, लेकिन राशन मुझे मथुरा जिले में मिल रहा है। ये सरकार की अच्छी स्कीम है, मैं सरकार का आभारी हूँ। हम दूसरे गाँव के काम करने आते हैं, मजदूरी, यहाँ पे राशन मिल जाता है हमको। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले फर्रुखाबाद रहता था, अब मैं मथुरा के जॉब कर रहा हूँ और क्या कहते हैं, मेरे को इस वन नेशन वन कार्ड का लाभ उठाने को मिल रहा है। ये सरकार की अच्छी स्कीम है, मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हमको राशन पहले से काफ़ी अच्छा मिल रहा है। बीजेपी सरकार आने से पहले राशन वाले किसी महीने का राशन दिया करते थे, किसी महीने का नहीं दिया करते थे, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हमको महीने के महीने राशन मिल रहा है। और जो मशीन का सिस्टम चला है उससे कोई राशन वाले अब घपला नहीं कर सकते हैं। हमको महीने के महीने गेहूँ, चावल, चीनी, तेल सब बराबरी से मिल रहा है। हम मोदी सरकार के बहुत बहुत आभार हैं। ये है कि पहले मैं बाहर रहता था, अब यहाँ रहता हूँ तो राशन मुझे आसानी से मिल जाता है। ये फायदा है और मुझे वन नेशन कार्ड। प्रयागराज में कल किसान मेले में किसानों, व्यापारियों और स्वयं सहायता समूह को कम ब्याज में ऋण उपलब्ध कराया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से किसान मेले में 10 करोड़ कृषि के क्षेत्र में, 11 करोड़ रिटेल के लिए और 9 करोड़ एमएसएमई उद्योग के लिए यानी कुल 30 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। इस अवसर पर 1 दर्जन से अधिक किसानों को ट्रैक्टर की चाबी, स्वयं सहायता समूह की सखियों को चेक और एमएसएमई उद्योग के लाभार्थियों को चेक वितरित किया गया, जिसमें किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए गए।
गरीब महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा कर रही हूँ, किसी के मतलब मोहताज न रहें, अपने खुद पे सेल्फ डिफेंस रहें। और हमको आज यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू 5 लाख का लोन मिला है। इस पैसे से हम अपने मतलब रोजगार को बढ़ाते हैं। मतलब ज़्यादातर कृषि से संबंधित महिलाएं हैं, तो अपनी खेती किसानी में और क्या बोलते हैं वो अपने रोजगार, जैसे किसी ने टैक्सी खरीद ली, किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया। हमारे एक दीदी हैं, उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा है, तो उनसे ट्रैक्टर से उनकी आजीविका चल रही है। और एक दीदी का नाम है उर्मिला दीदी, उन्होंने पिकअप खरीदी है, जिन्होंने अपनी डेयरी में लगा रखी है, तो उनकी उनसे आजीविका चल रही है। मतलब हमको बैंक इतना अच्छा सहयोग दे रहा है। हमारे यहाँ बैंक में लगभग 100-150 खाते खुल गए ना, 100-150 खाते खुल गए हैं SHG के। और जहाँ तक मेरे गधीना ग्राम में है, मतलब 60-70 लाख रुपए आ गया है। एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी हैं, बाज़ार फिर से खुल गए हैं, तो उसमें लोगों के प्रति, लोगों में बैंक के प्रति और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं बैंक क्या कर रहे हैं उसके बारे में जागरूकता करने के लिए एक हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। और इसमें हमने लगभग 28 करोड़ के आसपास जो ऋण हैं वो वितरित किए हैं। और जिसमें हमने जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो दिया है, रिटेल के ऋण दिए हैं, कार लोन, ट्रैक्टर लोन, और SME में मुद्रा वगैरह के भी हमने ऋण दिए। आपको बताते चलें कि भारतीय महिला हॉकी टीम आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए अपने मुकाबले को 4-3 से जीतकर खुद के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को टीम ने बरकरार रखा है। इस मैच में भारतीय जीत में वंदना कटारिया ने अहम भूमिका निभाई। यह पहली बार है जब किसी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने ओलंपिक के मंच पर गोल की हैट्रिक लगाई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जिले बीते दिनों मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित थे। बड़े पैमाने पर अबोध बच्चों की इस बीमारी के चलते जान गई, लेकिन JEE के टीके के कारण इस बीमारी पर लगाम लगी। लेकिन और भी बीमारियां अभी इन इलाकों में थी जिनको विशेषज्ञों ने जल जनित माना। इन बीमारियों से यहां की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने हर घर नल से जल योजना की शुरुआत की है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला की यह रिपोर्ट। छत्तीस वर्षों का एक लंबा कालखंड, काल के काल में समाती मासूम किलकारियां। बीमारी का प्रकोप ऐसा कि इन बीते वर्षों में 1 लाख बच्चे काल कवलित हो गए और इतने ही अपंग। पीड़ा ऐसी कि देश की संसद भी इस पीड़ा से गूंजी। 1998 से लगातार इस सदन में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर ये सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हैं। मैं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताऊं तो 38 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बीमारी से लगातार मौतें हो रही हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लगातार मौतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हिमालय की तराई से लेकर घाघरा की कछार तक फैला उत्तर प्रदेश का यह भूभाग मस्तिष्क ज्वर से अभिशाप ऐसा कि आंगन में खुशियों के गीत और किलकारियां आशंकाओं के आगोश में। आंकड़े भय को और बढ़ाते हैं। साल 2014 में 51,018 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हुए, जिनमें से 5850 की मौत हो गई। 2015 में यह आंकड़ा बढ़कर 61,295 हुआ, जिनमें से 6,917 बच्चों की मौत हो गई। साल 2016 में भी 60,991 बच्चे मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित हुए, 6121 बच्चों की मौत हो गई। पूर्वी उत्तर। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज IPS प्रशिक्षुओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संवाद। कहा, बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का किया है प्रयास। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए चला रहा है टीकाकरण अभियान। देश में टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 46,15,18,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में लिए हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय।
लेकिन यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम आज दोपहर बाद किए जाएंगे घोषित। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात, कोरोना खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।